देखिए आज अपन पढ़ेंगे अध्याय 5 सीआरपीसी का व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित अध्याय है। ये धारा 41 से शुरू होता है, इम्पोर्टेंट धारा है ये चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है और ये धारा जो है आपके परीक्षा सिविल जज का जो मेंस एग्जाम होता है उसके हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। इस पर टिप्पणी लिखने को आती है आपकी कि धारा 41 जो है पुलिस अधिकारी की जो बिना वारंट के गिरफ्तार करता है उस पर टिप्पणी लिखी है। तो ये मेंस के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको याद भी करना है इसको, सेक्शन को पूरा, है ना। इस पे टिप्पणी आप तभी लिख पाएंगे जब आपको पूरी तरीके से ये पता हो। तो मेंस के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है जो अपन पढ़ रहे हैं सेक्शन, जो सेक्शन 41, इस पे टिप्पणी लिखने को भी आता है मेंस में, प्री के हिसाब से तो है ही इम्पोर्टेंट। तो सेक्शन 41 देखिए इसका क्या कहता है। सेक्शन 41 जो है ये कहता है पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। सेक्शन 41 क्या है? पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्री तो में है ही, पूछा जाता है, सेक्शन भी पूछा जाता है, अंदर से भी पूछा जाता है और मेंस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, टिप्पणी लिखने को आता है इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला क्लॉज क्या कहता है कि कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकता है किसी व्यक्ति को। इसको ध्यान से पढ़ना है, इसको आपको बिल्कुल याद ही करना है। ये सेक्शन तो आप ये समझिए पूरे इसके क्लॉज जितने हैं सारे आपको याद करने हैं, है ना। एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, ज्यादा कठिन नहीं है। देखिए पहला कहता है क्लॉज कि कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। किसको गिरफ्तार कर सकता है? फिर देखिए इसमें पहले क्लॉज में, पहला क्लॉज तो सीधा सीधा कहता है कि पुलिस अधिकारी किसके आदेश के बिना? मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना। कोई पुलिस अधिकारी किसके आदेश के बिना? मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना क्या कर सकता है? किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, मतलब उसे मजिस्ट्रेट के आदेश को लेने की आवश्यकता नहीं है। वो किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है? वारंट के बगैर क्या कर सकता है? गिरफ्तार कर सकता है। कौन सी परिस्थितियां जब वो वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है? पहला क्लॉज का जो ए है वो कहता है जो किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है। कैसा अपराध करता है? संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध करता है। तो कौन कब करता है? पुलिस की उपस्थिति, पुलिस की उपस्थिति में, ये याद रखना। मतलब पुलिस अधिकारी खड़ा हुआ है, उसके सामने ही कैसा अपराध करता है? संज्ञेय। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो संज्ञेय अपराध करता है, किसकी उपस्थिति में करता है? पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई व्यक्ति करता है, तो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को क्या कर सकता है? वारंट के बगैर गिरफ्तार कर सकता है। ये पहला क्लॉज इसका जो है, पहले का ए। इसके बाद बी देखिए, बी क्या कहता है, बी पढ़ लेते हैं। ये कहता है जिसके विरुद्ध कोई युक्तियुक्त परिवाद किया गया है या कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई या युक्तियुक्त संदेह विद्वान है कि उसने ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध कारित किया है जो 7 वर्ष से कम की हो सकती है या जो 7 वर्ष तक की हो सकती है, चाहे जुर्माने सहित हो या जुर्माने के बिना, यदि निम्नलिखित शर्तों का समाधान कर दिया जाए। ठीक है, तो इसको नीचे बाद में पढ़ेंगे। तो ये क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति के विरुद्ध क्या किया गया है? या तो परिवाद किया गया हो, है ना। अब परिवाद मतलब कंप्लेन, परिवाद किया गया है, या परिवाद क्या है, या क्या हुआ है? सूचना प्राप्त हुई। क्या हुआ है? सूचना, परिवाद, सूचना या फिर संदेह। तीन चीजें शब्द आए, ये तीन शब्द आए। क्या क्या किया? उसके विरुद्ध में परिवाद आया है कोई, या सूचना मिली है, या कोई संदेह। किस बारे में सूचना मिली है, या किस बारे में परिवाद है, या किस बारे में संदेह है कि उस व्यक्ति ने कैसा 7 वर्ष से कम, 7 वर्ष से कम, या दोनों है 7 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, ये याद रखना है। कौन सा अपराध किया उसने? 7 वर्ष से कम का अपराध किया है, मतलब ऐसा अपराध जिसमें 7 वर्ष से कम की सजा होती है, या फिर 7 वर्ष तक, अधिक नहीं, 7 वर्ष तक का कोई अपराध कारित किया है।
और इसमें ये लिखा है कि जुर्माने सहित हो या जुर्माने के बिना, इससे कोई फर्क नहीं। तो वो चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि जुर्माने सहित है कि रहित है, तो आप लगा सकते हो। बस आपको इसमें याद रखना है कि परिवाद, सूचना और संदेह, इन तीनों आधारों पर या इनमें से किसी भी आधार पर वो पुलिस अधिकारी को पता पड़ता है कि किसी व्यक्ति ने कैसा अपराध किया है, 7 वर्ष से कम अवधि का कोई अपराध कारित किया, कोई संज्ञेय अपराध, संज्ञेय तो है ही, तो कोई ऐसा अपराध जो संज्ञेय है और उसमें कितनी सजा हो सकती है, 7 वर्ष से कम तक की सजा हो सकती है, या फिर 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। ऐसा कोई अपराध कारित किया है अगर वो निम्नलिखित शर्तें पूरी कर देता है। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त ये है, इसमें भी ये भी याद रखना है, तो पहली शर्त ये इस मामले में 7 वर्ष तक के जो अपराध है उनमें ये शर्तें जरूरी। तो पहली क्या शर्त है? ऐसे परिवाद, सूचना या संदेह के आधार पर पुलिस अधिकारी का यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध कारित किया। तो क्या कह रहा है? पुलिस अधिकारी का विश्वास करने का कारण, पुलिस अधिकारी नहीं लिखा, केवल विश्वास लिखा है, विश्वास करने का कारण, क्योंकि पुलिस के बारे में पढ़ रहे ना, इसीलिए करने का कारण है। क्या कारण है? कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। विश्वास करने का अपराध नहीं, कि उस व्यक्ति ने क्या किया है? अपराध किया। विश्वास करने का कारण है कि उसने क्या किया है? अपराध किया है। ये आपको याद है। पुलिस अधिकारी का क्या विश्वास करने का कारण है? पुलिस अधिकारी का यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उस अपराध को किया है, जो उसको सूचना मिली है, जो उसको परिवाद है या जो संदेह करने का आधार है, तो इन आधारों पर पुलिस अधिकारी को ये लगता है कि उस व्यक्ति ने वो अपराध कारित किया है, ऐसा पुलिस अधिकारी को लगता है। ठीक है। दूसरी क्या है? दूसरी शर्त क्या है? पुलिस अधिकारी का समाधान हो गया कि ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक है। पुलिस अधिकारी का क्या समाधान हो गया? कि गिरफ्तारी आवश्यक है। ये दो शब्द याद रखने, गिरफ्तारी क्या समझता है? वो आवश्यक समझता है। दो यहां तक आपको याद कर लिया तो पूरा याद हो गया। तो पुलिस अधिकारी को क्या लगता है कि गिरफ्तारी करना अति आवश्यक है, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब गिरफ्तारी करना क्यों आवश्यक है, वो नीचे 2-3 पॉइंट लिखे, 4-5 पॉइंट, वो आपको याद रखनी है। तो पहला रीजन पुलिस अधिकारी का क्या है? कि ऐसे व्यक्ति को ऐसे और किसी अपराध को कारित करने से निवारित करने के लिए, किस अपराध को? ऐसे अपराध को निवारित करने के लिए, ऐसे किसी अन्य अपराध को, ऐसे किसी अन्य मतलब इसी जैसा कोई दूसरा अपराध वो ना कर दे, उससे निवारित करना, उससे रोकने के लिए, ऐसे किसी अन्य अपराध को करने से रोकने के लिए लिख देते हैं। ठीक है। ये सब चाहे आप रोकने लिख लो, निवारण लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फैक्ट होना चाहिए। तो ऐसे किसी अन्य अपराध को करने से रोकने के लिए या निवारित करने के लिए। ठीक है। ये पुलिस अधिकारी का क्या है? गिरफ्तारी इसलिए वो आवश्यक समझता है कि अगर ऐसा उसको गिरफ्तार नहीं किया तो ऐसा ही कोई अपराध दोबारा, कोई दूसरा अपराध, ऐसे ही कोई दूसरा अपराध फिर कारित करेगा, इसीलिए उसकी गिरफ्तारी वो आवश्यक समझता है। दूसरा कहता है अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए, तो इसमें अन्वेषण अकेला लिखेंगे। उसको लगता है कि भैया इसकी गिरफ्तारी की जाना आवश्यक है, इसीलिए अन्वेषण, मतलब अन्वेषण के लिए इसकी गिरफ्तारी की जाना आवश्यक है, क्योंकि अगर इसे गिरफ्तार नहीं किया तो ठीक से हम अन्वेषण नहीं कर पाएंगे, जो अन्वेषण को प्रभावित करेगा, है ना। तो ऐसे मामले में भी पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? उसे वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। अगला कहता है ऐसे व्यक्ति को अपराध के साक्ष्य को मिटाने से या ऐसी साक्ष्य से किसी ढंग से छेड़छाड़ से निवारित करने के लिए। तो ये क्या कह रहा है? साक्ष्य को मिटाने से, मतलब अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया तो वो क्या करेगा? साक्ष्य को मिटाएगा। साक्ष्य मिटाना या वो साक्ष्य से छेड़छाड़ करना, है ना, या छेड़छाड़ करना, इससे साक्ष्य से मतलब वो साक्ष्य में हेर फेर करेगा, साक्ष्य को बदल देगा, इसीलिए उसकी गिरफ्तारी वो आवश्यक समझता है। अगला कहता है ऐसे व्यक्ति को मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रलोभन देने, धमकी देने या आश्वासन देने से निवारित करने के लिए, ताकि ऐसे व्यक्ति ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को प्रकट ना कर सके। तो ये क्या कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो मामले के तथ्यों को जानता है, ये उसको क्या ना दे? धमकी ना दे, कोई प्रलोभन, आदि ना दे, इसके लिए भी वो समझता है कि भैया इसकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। मतलब किस व्यक्ति को? जो मामले को जानता है, जो मतलब गवाह है, एक तरीके से साक्षी जो है,
उसको जो प्रलोभन देगा, धमकी देगा, डराएगा, धमकाएगा, तो उससे निवारित करने के लिए, उसको रोकने के लिए इसकी गिरफ्तारी करना वो आवश्यक समझता है पुलिस अधिकारी। तो वो क्या कर सकता है, वैसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। लास्ट है इसमें इसमें क्योंकि जब तक ऐसी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जाता, उसकी न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती, कभी भी अपेक्षित हो। तो न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, क्या है में, न्यायालय में उपस्थिति, ये एक शब्द लिखा है, बस इतना याद रखना। तो न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कि भैया इसको गिरफ्तार नहीं किया तो जो फरार हो जाएगा, फिर इसकी गिरफ्तारी, इसकी उपस्थिति कैसे कराएंगे, न्यायालय में इसकी उपस्थिति नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। इसमें लास्ट में लिखा है परंतु, परंतु यह कि इस उपधारा के उपबंधों के अधीन पुलिस अधिकारी सभी मामलों में जिनमें कि व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, गिरफ्तार नहीं करने के कारणों को अभिलिखित करेगा। ये कह रहा है इन मामलों में जहां गिरफ्तारी आवश्यक नहीं, कोई ऐसा मामला है इसमें 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम वाला जिसमें गिरफ्तारी आवश्यक नहीं, कौन सा मामला, गिरफ्तारी जहां आवश्यक नहीं है, नहीं है, और पुलिस अधिकारी इन कारणों पर अगर गिरफ्तार कर रहा है ना, कुछ मामले ऐसे होते हैं कि गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, फिर भी पुलिस अधिकारी ये कारण बताते हुए उसको गिरफ्तार कर रहा है। तो अगर पुलिस अधिकारी ऐसा करता है तो पुलिस अधिकारी को क्या करना पड़ेंगे, कारण लेखबद्ध करनी पड़ेगी, ये याद रखना है, कारण लेखबद्ध करनी पड़ेगी। मतलब जो भी है, ये जो कारण है, इनमें से जो भी कारण उसको उचित लगते हैं वो कारणों को लिखना उसके लिए मैंडेटरी है, आवश्यक है। पुलिस अधिकारी के लिए कारण लिखना क्या है, आवश्यक है। कब आवश्यक है, जब गिरफ्तारी आवश्यक ना हो, ऐसे मामले, जैसे मान लो 7 साल का कुछ ऐसा मामला है जहाँ गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, लेकिन पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, और वो कारण में से ये जो कारण दे रखे हैं इनमें से कोई कारण बताता है, तो वो कारण उसको बताने पड़ेंगे, यानी इसको कारण लिखना आवश्यक है। इन मामलों में जहाँ गिरफ्तारी आवश्यक नहीं होती, उन मामलों में अगर पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसको कारण बताने पड़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सिंपल सा है, देखिए कौन से अपराध है पहले क्लॉज में, कि ऐसे कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकता है। कब गिरफ्तार कर सकता है, जब संज्ञेय अपराध की उसको सूचना मिलती है और कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति क्या करता है, पुलिस की उपस्थिति में क्या करता है, कोई संज्ञेय अपराध कारित करता है, या परिवार सूचना या संदेह के आधार पर। कौन से अपराध हैं जो 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष तक के हो सकते हैं, ऐसे अपराधों में पुलिस अधिकारी का विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने क्या किया है, अपराध किया है, या पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी को आवश्यक समझता है नीचे दिए हुए कारणों से। कारण क्या क्या है, पहला तो कारण यही है कि किसी अन्य अपराध को करने से रोकना। दूसरा कारण है अन्वेषण के उद्देश्य से वो गिरफ्तारी आवश्यक समझता है। तीसरा, साक्ष्य से छेड़छाड़ ना करे या साक्ष्य को ना मिटाए, इसलिए पुलिस अधिकारी इसकी गिरफ्तारी आवश्यक समझता है। या किसी अन्य व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से परिचित है उसको धमकी या प्रलोभन ना दे, इसलिए पुलिस अधिकारी इसकी गिरफ्तारी आवश्यक समझता है। या फिर न्यायालय में उपस्थिति की वजह से पुलिस अधिकारी को लगता है कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाना आवश्यक है। तो कोई ऐसा मामला, परंतु कहता है कि अगर कोई मामला ऐसा है जहाँ गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है तो पुलिस अधिकारी को कारण लिखबद्ध करने पड़ेंगे उसकी गिरफ्तारी के, कि भाई उसको वो गिरफ्तार क्यों कर रहा है। तो पुलिस अधिकारी को कारण लिखना क्या है, आवश्यक है। ये हो गया 7 वर्ष तक के मामले। ये कौन से मामले, पहले क्लॉज में 7 वर्ष तक के, इसमें देखिए अभी और आएगा। ये 7 वर्ष तक के जो मामले हैं ये समझ लो आप, तो इतना मोटा मोटा याद रख लो कि अगर कोई अपराध ऐसा है जहां 7 वर्ष तक के मामले हैं तो उनमें पुलिस अधिकारी को कारण लेखबद्ध करना क्या है, आवश्यक। बस आप इतना याद रखो, ऐसे मामले जो 7 वर्ष तक के अपराध से क्या है, दंडनीय है, ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारी को कारण लिखना क्या है, आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार करता है जिसमें 7 वर्ष तक की सजा होती है, तो ऐसे में अगर पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसकी गिरफ्तारी करते समय पुलिस अधिकारी को क्या करने पड़ेंगे, कारण लेखबद्ध करने पड़ेंगे। ये आप याद रखें, है ना। कौन से मामले, जो 7 वर्ष तक के अपराधों से दंडनीय है। अब देखिए इसमें बी और ए और जोड़ा गया है नया, बी और ए ये जोड़ा गया है नया। ये कहता है जिसके विरुद्ध विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है कि उसने संज्ञेय अपराध कारित किया है जो ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय है, जो जुर्माने सहित या जुर्माने के बिना 7 वर्ष से अधिक
तक या मृत्यु दंड तक का हो सकेगा तथा पुलिस अधिकारी की ऐसी सूचना के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध कारित किया है। तो ये क्या कह रहा है, कोई किसी व्यक्ति ने, कोई संज्ञेय तो है ही इसमें सारे, कैसा अपराध किया है, कोई संज्ञेय अपराध किया, कोई एक संज्ञेय अपराध कारित किया है, पुलिस अधिकारी को सूचना प्राप्त हुई या विश्वास करने के कारण। दो चीजें हैं इसमें, सूचना और विश्वास। पुलिस अधिकारी को सूचना या विश्वास है, या तो सूचना मिली है उसे या उसको विश्वास है कि किसी व्यक्ति ने कोई संज्ञेय अपराध कारित किया है जो कितना है, 7 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष से अधिक है और मृत्यु दंड तक का हो सकेगा। 7 वर्ष से अधिक कौन से अपराध है जी, 7 वर्ष से अधिक, वो कितना हो सकता है, मृत्यु दंड तक, 7 वर्ष से अधिक मृत्यु दंड, जिसमें 7 वर्ष से अधिक की सजा होती है और सजा, अधिकतम सजा कितनी हो सकती है, मृत्यु दंड। ऐसे मामले, यानी कुल मिला के 7 वर्ष से ऊपर के सारे मामले आ गए। तो 7 वर्ष से अधिक के मामले हैं, मृत्यु दंड भी हो सकता है ना, ऐसे अपराध हैं। तो इसमें कुल मिला के नीचे पहला वाला क्लॉज था वो 7 वर्ष से कम वालों का था, और ये कैसा है, 7 वर्ष से ऊपर वालों का है ना। दो चीजें याद रखें, वो 7 वर्ष से कम अपराध थे, 7 वर्ष तक के थे, और ये 7 वर्ष से ऊपर तक के मामले है ना। तो ये 7 वर्ष से ऊपर तो मृत्यु दंड, तो फिर 7 वर्ष से ऊपर है तो फिर सारे अपराध आए नहीं आएंगे। तो 7 वर्ष से ऊपर तक के जो अपराध है उनके मामले में पुलिस अधिकारी को सूचना मिलती है या विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने क्या किया है, कोई अपराध कारित किया, तो ऐसे व्यक्ति को भी वो क्या कर सकता है, वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। अब देखिए पहले और पहला क्लॉज था जो इसका, और इसमें क्या अंतर है, उसमें कारण लिखना जरूरी थी, इसमें कारण लिखना जरूरी नहीं। 7 वर्ष से अधिक के जो अपराध हैं इसमें पुलिस अधिकारी को कारण लिखना जरूरी नहीं। 7 वर्ष से कम के जो अपराध थे वहां पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी करते समय कारण लिखना, लिखवत करना आवश्यक था, लेकिन यहाँ उसको कारण लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि अपराध ज्यादा गंभीर है, थोड़े ज्यादा, संज्ञेय तो वो भी थे ये भी है, लेकिन ये क्या है, ये और भी ज्यादा गंभीर है। 7 वर्ष से अधिक की सजा अगर किसी मामले में हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो गंभीर अपराध होंगे जिसमें मृत्यु दंड तक की सजा है। तो यहाँ पुलिस अधिकारी को कारण की कोई बात नहीं कही गई कि उसे कारण लिखना पड़ेंगे गिरफ्तारी करते समय। यहाँ वो गिरफ्तार कर सकता है मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, और उसे कोई कारण लिखना आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर 7 वर्ष से कम के मामले थे तो वहां उसको कारण लिखना आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए इसका तीसरा है सी। सी कहता है जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है। ये तो आपको याद रखना है, कैसा अपराधी है, उद्घोषित। उद्घोषित अपराधी का मतलब क्या है, या तो इस संहिता द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, दोनों कर सकते हैं, संहिता द्वारा किया गया है या राज्य सरकार द्वारा किया गया है ना। संहिता में जिन लोगों को भी ये पावर है वो कर सकते हैं उद्घोषित अपराधी घोषित। उद्घोषित अपराधी मतलब इनाम वाला अपराधी, जिसपे इनाम घोषित हो जाता है ना, उसको कहते हैं उद्घोषित। सूचना निकल चुकी है कि भैया जिसको भी दिखे उसको इसका क्या करें, बताएं, पुलिस को सूचना दे, मजिस्ट्रेट को सूचना दे, तो ऐसी उद्घोषणा निकली है, सन है ना, इनामी कह लीजिए, इनामी है कोई, तो ऐसे व्यक्ति को भी वो वारंट के बगैर गिरफ्तार कर सकता है। उसके लिए उसको कोई आवश्यकता नहीं है कि वो मजिस्ट्रेट का आदेश ले, क्योंकि वैसे ही वो उद्घोषित है। स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई व्यक्ति उद्घोषित है तो उसको गिरफ्तारी का आदेश निकल चुके हैं पहले ही, और उसके ऊपर इनाम भी है, तो ऐसे व्यक्तियों को वो क्या कर सकता है, वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। इसके लिए उसे वारंट लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कैसा अपराधी है, उद्घोषित अपराधी। अब देखिए डी। डी कहता है जिसके कब्जे में से कोई ऐसी चीज पाई जाती है जिसके चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है और जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है। तो कैसी, कोई कैसा व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति जिसके कब्जे में से, जिसके कब्जे में से क्या पाया गया है, कोई चुराई हुई संपत्ति या चुराई हुई चीज, चुराई हुई संपत्ति लिख दो या वस्तु लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो चुराई हुई संपत्ति या कोई वस्तु पाई जाती है, मतलब ऐसी, या तो वो उसको पुलिस अधिकारी को लगता है कि जो चोरी की है उस पर संदेह करने का उचित आधार है उससे, है ना, ऐसी कोई वस्तु है जो उसको लगता है कि जो चोरी की है, ये चोरी में उसको अगर लगता है कि जो चोरी की है और उस पर उचित रूप से क्या कर संदेह का आधार है, उचित संदेह का आधार है। जरूरी नहीं कि वो चुराई हो, लेकिन उसको आधार है, वो लग रहा है कि बिल्कुल, संदेह का कैसा आधार है, उचित,
क्योंकि वो तो बाद में पता पड़ेगा ना कि चुराई हुई है कि नहीं, लेकिन हाँ संदेह का क्या है, उचित आधार है। किसी व्यक्ति के कब्जे से कोई ऐसी वस्तु पाई जाती है, कोई ऐसी चीज पाई जाती है जो उसको लगता है पुलिस अधिकारी को संदेह करने का भी उचित आधार है कि वो जो वस्तु उस व्यक्ति के कब्जे में वो कैसी है, चुराई हुई है, तो ऐसे व्यक्ति को भी पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, वारंट के बिना गिरफ्तार कर। अब देखिए इस वाले जो सेक्शन जो आप पढ़ रहे हैं इसमें केवल दो आपको इसमें मेहनत करनी, बाकी तो सिंपल है। एक उद्घोषित अपराधी है, चुराई हुई वस्तु उसके कब्जे में से पाई जाती है, वो पुलिस अधिकारी को संदेह का आधार है, तो वो क्या कर सकता है, बगैर वारंट के ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। अब अगला देखिए ई। ई क्या कहता है, ई कहता है जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वह अपना कर्तव्य कर रहा हो, या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या निकल भागने का प्रयत्न करता है। तो ये क्या कह रहा है, किस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, एक तो पुलिस को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति है जो पुलिस के कर्तव्यों में क्या करता है, बाधा पहुंचाता है, या निकल भागा है, क्या भागा है, निकल, किस कहां से निकल भागा है, पुलिस की अभिरक्षा से निकल भागा है। मतलब पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया था, अब वो ऐसा व्यक्ति क्या है, निकल भागा है, निकल भाग गया उससे, कहां से, पुलिस की अभिरक्षा से भाग चुका। तो अगर पुलिस के कर्तव्यों में कोई व्यक्ति क्या करता है, बाधा पहुंचाता है, या फिर उसकी अभिरक्षा से क्या है, भाग गया है, छूट गया है, तो ऐसे व्यक्ति को भी पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। उसके बाद आता है एफ। एफ देखिए ये क्या कहता है, जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी के अभित्याजक होने का उचित संदेह है। क्या कह रहा है, संघ के अभित्याजक, कितना याद रखेंगे, अभित्याजक, अभित्याजक कहाँ का, अभित्याजक होने का संदेह, मतलब कौन से, कहाँ का अभित्याजक, संघ के सशस्त्र बलों में से भागा हुआ, भगोड़ा कहते हैं ना जिसको, तो वहां से भागा हुआ कोई व्यक्ति, संघ के सशस्त्र बलों में से भागा हुआ, मतलब कोई ऐसे जो सेना वगैरह होती है वहां से कोई भागा हुआ व्यक्ति, तो उसको भी वो वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। क्यों, ये क्या होता है, क्या जो पुलिस सेना वाले कर्मचारी वगैरह होते हैं जो बगैर बताए कहीं नहीं जा सकते, भाग नहीं सकते, अब पता पड़ा इनका कोर्ट मार्शल होना था, कुछ कार्रवाई होनी थी, ये उससे पहले ही फरार हो गए कि बोले हमारे को बच जाएंगे, क्योंकि इनकी अलग प्रक्रिया चलती है, जानते ना आप, तो इनकी अलग प्रक्रिया चलती है, तो ये ने सोचा कि वो प्रक्रिया से बचने के लिए बोले भाग जाओ, फरार हो जाओ, किसी को क्या पता। तो इस तरीके के जो भगोड़े होते हैं, सेना के भगोड़े जिनको कहते हैं, तो इस तरीके के जो भगोड़े हैं तो उनको भी वो क्या कर सकता है, बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। पुलिस अधिकारी इन लोगों को भी क्या कर सकता है, बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो बगैर बताए सेना से ना तो जा सकते हैं, क्योंकि वो काफी स्ट्रिक्ट नौकरी वगैरह होती है, ना छुट्टी पे ना कुछ पे आप ऐसे नहीं जा सकते। तो इस तरीके से अगर कोई भाग जाता है और सेना को त्यागा हुआ है, अभी त्याजक है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, पुलिस अधिकारी के द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद देखिए जी आता है। जी क्या कहता है, जी कहता है जो भारत से बाहर किसी स्थान में कोई ऐसा कार्य किए जाने से जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता, और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने का भागी है, संबंध रह चुका है, जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्वान है कि वह ऐसे संबंध रह चुका है। तो कुल मिला के ये क्या कह रहा है, ऐसा व्यक्ति जिसने कैसा अपराध, किसी भारत के बाहर कोई अपराध किया, भारत के बाहर, भारत में अपराध नहीं किया लेकिन भारत के बाहर अपराध किया है, लेकिन ऐसा अपराध किया है कि अगर वो भारत में पाया जाता तो भारत की विधि से वो दंडनीय होता, और साथ ही साथ प्रत्यर्पण संबंधी कोई भारत की संधि है, प्रत्यर्पण, ये समझौते होते हैं प्रत्यर्पण संबंधी कि भैया कोई अगर अपराधी है हमारे देश का, वो यहाँ से अपराध करके अगर भाग जाए, दो देशों के बीच समझौते होते हैं, अगर आपके देश में पाया जाएगा तो आप पकड़ के हमें दे देना, अगर हम आपका जो अपराधी है आपके देश में जो अपराध किया है और अगर वो हमारे देश में पाया जाएगा तो हम उसको पकड़ के आपको सौंप देंगे। तो इस तरीके के अगर समझौते के अधीन कोई व्यक्ति है और वो इस पुलिस का जो संधि करने का आधार है, परिवाद प्राप्त हुआ है, इन सभी आधारों पर अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि वो वही व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को क्या कर सकता है, वो उस व्यक्ति को भी वो वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, अगर वो संधियों के अधीन आता है, प्रत्यर्पण संधि वगैरह है, और ऐसा कोई अपराध किया है जो विदेश में, जो भारत में अगर करता तो दंडनीय होता, तो ऐसे व्यक्ति को भी वो क्या कर सकता है, वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। अब देखिए जी के बाद आता है आपका एच।
एच क्या कहता है? एच कहता है जो छोड़ा गया सिद्ध दोष होती है धारा 356 की उपधारा 5 के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है। दे याद रखने, सेक्शन कौन सा है? 356। अब आप कहोगे क्या है ये? 356 5 की शर्तों का उल्लंघन करता, बस इतना याद रखना, शर्तों का उल्लंघन करता है, इतना याद रखेंगे पूरा हो जाएगा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो छोड़ा गया सिद्ध दोष होती है, मतलब कभी कभी आप जानते हैं ना किसी जो सिद्ध दोष व्यक्ति होते हैं उसको न्यायालय कुछ शर्तों के अधीन छोड़ता है, तो वो शर्तों की बात कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 356 5 में उल्लंघन है शर्तों का, तो उन शर्तों का अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है जिन शर्तों पे उसे छोड़ा जाता है, पैरोल वगैरह पे भी छोड़े जाते हैं, कई और वजह से भी छोड़े जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति छूट के आ गए, उसके बाद क्या करा, जो शर्तें जो न्यायालय ने लगाई थी उन शर्तों का क्या कर रहे हैं, जो उल्लंघन कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति उन शर्तों का उल्लंघन करता है तो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को भी क्या कर सकता है, वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। उसके लिए फिर अलग से वारंट लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो सिद्ध दोष अपराधी होते हैं जो पैरोल वगैरह पे आते हैं उनको अगर छोड़ा जाता है तो शर्तें भी लगाई जाती हैं कि भैया इस तरीके का अपराध नहीं करोगे, ये सब नहीं करोगे, वो सब नहीं करोगे, कई कंडीशन न्यायालय लगाता है। तो अगर ऐसा व्यक्ति शर्तों का उल्लंघन करता है तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को भी क्या कर सकता है, वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। इसके बाद लास्ट है इसका आई। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुकी है, परंतु यह तब जबकि अध्यपेक्षा में उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का कारण का जिसे के लिए गिरफ्तारी की जानी है विनिर्देश है, और उसमें यह दर्शित होता है कि यह अध्यपेक्षा जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वारंट के बिना उस व्यक्ति विधिपूर्ण गिरफ्तार किया जा सकता था। तो ये कह रहा है कि उसका कोई वरिष्ठ अधिकारी ने उसे लिखित में, कैसे में, लिखित में या मौखिक, दोनों ही है इसमें, लिखित या मौखिक में कोई आदेश दिया है किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार करने का या किसी अन्य अपराधी को गिरफ्तार करने का, तो ऐसा पुलिस अधिकारी तब भी उसको वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि जो अधिकारी ने उसको आदेश दिया है उसमें स्पष्ट चीजों का वर्णन होगा कि कौन सा अपराध किया है, कौन सा व्यक्ति है, और वो पुलिस अधिकारी जिसने आदेश दिया है वो पुलिस अधिकारी भी क्या होना चाहिए, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए सक्षम होना चाहिए। अगर वो ऐसा आदेश देता है, चाहे वो लिखित में दे या मौखिक में दे, उसका वरिष्ठ जो भी अधिकारी है उसमें उसको कारण लिखने पड़ेंगे, कौन सा अपराध किया वो लिखना पड़ेगा, अपराधी के बारे में सारी डिटेलें लिखनी पड़ेंगी, और साथ ही साथ उसको खुद को भी सक्षम होना चाहिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए। तो ऐसे में अगर वो आदेश देता है लिखित या मौखिक में, तो वो पुलिस अधिकारी जो उसका अधीनस्थ है उसको क्या कर सकता है, वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। ये आपको याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट जो है धारा है और सरल भी है, पहले केवल 2 ही क्लॉज है थोड़े समझने लायक, बाकी तो बिल्कुल सिंपल है। उद्घोषित अपराधी है, कब्जे में चुराई हुई वस्तु पाई जाती है, उसके जैसी चीज पाई जाती है, या पुलिस को बाधा पहुंचाता है या उसकी अभिरक्षा से निकल भागता है, भारत के बाहर कोई अपराध किया है और प्रत्यर्पण संधि जो होती है उसके अधीन का कोई व्यक्ति है, धारा 356 5 की शर्तों का उल्लंघन करता है, या वरिष्ठ अधिकारी का कोई लिखित या मौखिक आदेश प्राप्त हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को कोई पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। 7 वर्ष से तक के जो अपराध है उसमें पुलिस अधिकारी को कारण लिखना पड़ेंगे, 7 वर्ष से अधिक के जो अपराध है उसमें पुलिस अधिकारी को कारण नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। तो कैसा अपराध में पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर, 7 वर्ष से कम में भी गिरफ्तार कर सकता है लेकिन उसको कारण लिखबद्ध करने पड़ेंगे। 7 वर्ष से ऊपर के अपराध करता है तो उसमें तो पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर ही सकता है, वहां कारण लिखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, ये था आपका 41। इसमें दूसरा और जुड़ा है, दूसरा नंबर का, धारा 42 के उपबंधों के अध्ययन कोई व्यक्ति जो किसी संज्ञेय अपराध से संबंधित है या जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है या इस प्रकार उससे संबंधित होने का युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है, मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कौन सा कह रहा है, धारा 42 41 पढ़ रहे थे तो ये कह रहा है दूसरा कि धारा 42 के उपबंधों के अधीन कोई व्यक्ति जो किसी असंज्ञेय अपराध से, असंज्ञेय अपराध की बात कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति असंज्ञेय अपराध करता है, इसमें जोड़ा है, इसी यहाँ लिख देते हैं, इसमें जो दूसरा क्लॉज है वो ये कह रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कैसे, नहीं यहाँ दिख नहीं रहा आपको, यहाँ लिख देते हैं, जो दूसरा क्लॉज है ये कह रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो काय से संबंधित है, धारा 42 के अनुसार, सेक्शन 42 के अनुसार कैसा अपराध किया उसने, किसी व्यक्ति के अध्ययन किसी व्यक्ति ने असंज्ञेय अपराध से संबंधित है, कैसा अपराध है, असंज्ञेय,
ये धारा 42 के बारे में कह रहा है कि अगर कोई ऐसा अपराध है तो जो अपन आगे पढ़ेंगे उस ऐसा कोई अपराध है जो धारा 42 के अधीन आता है ना। और कैसा अपराध है, कोई असंज्ञेय अपराध है। तो ऐसे में कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार करता है संदेह के आधार पर, तो वो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये तो आप जानते ही, तो वही कॉमन नियम उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब कोई असंज्ञेय अपराध है, धारा 42 में जो वर्णित अपराध है उनकी श्रेणी में से कोई अपराध आता है और पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। कब नहीं कर सकता? जब अपराध कैसा हो, धारा 42 में वर्णित किस्म का कोई असंज्ञेय अपराध हो। ठीक है, ये आपको देखना है। तो ये तो क्या कॉमन था। अब देखिए आगे, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए एक नया सेक्शन जुड़ा है 41A। ये आपका 41A जुड़ा है 1/11/2010 से प्रभावी हुआ है। ये लागू हुआ 1/10/2011 2010 सॉरी 1/11/2010 1/11/2010 से ये प्रभावी हुआ, लागू हुआ है। ये 41A करके जोड़ा गया है, ABC करके कुछ सेक्शन इसमें जोड़े गए हैं। देखिए ये कहता है पुलिस अधिकारी के समक्ष उपसंजाति के लिए सूचना, उपस्थिति के लिए सूचना। कौन के समक्ष? पुलिस अधिकारी के लिए। उपसंजाति, उपसंजाति की सूचना, बस इतना ले आए। किसकी? पुलिस का पढ़ रहे हैं तो पुलिस ही के बारे में है, तो पुलिस के समक्ष उपसंजाति की सूचना से संबंधित है 41A। इसमें पहला क्लॉज कहता है, देखिए इसमें कहता है कि पुलिस अधिकारी कर सकेगा उन सभी मामलों में जहां 41 की उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, उस व्यक्ति जिसके विरुद्ध युक्तियुक्त परिवाद किया गया है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है या युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है कि उसने संज्ञेय अपराध कारित किया है, जो अपने समक्ष या ऐसे अन्य स्थान पर जैसा कि सूचना पत्र में विनिर्दिष्ट किया जाए उपसंजात होने का निर्देश देने वाला सूचना पत्र जारी कर सकेगा। तो ये कह रहा है ऐसा व्यक्ति जो ऊपर अपने पढ़ा है उनमें से कोई अपराध अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए क्या कर सकता है? एक सूचना पत्र जारी कर सकता है कि फलाने फलानी तारीख को फलाने फलाने दिन, जो भी वो उसमें लिखबद्ध करेगा, किसके समक्ष उपस्थित हो? वो पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो जिसके विरुद्ध युक्तियुक्त परिवाद किया गया है या संदेह है या सूचना मिली है। तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध वो क्या कर सकता है? 41 का कौन सा? 41 की उपधारा 1 की बात कह रहा है। 41 की उपधारा 1 में कौन से अपराध थे? 7 वर्ष तक के अपराध। कौन से अपराध थे? 7 वर्ष तक, है ना। 7 वर्ष तक के अपराधित होते, ठीक है, ऐसे ही 7 वर्ष तक के जो अपराध थे उनके मामलों में, 7 वर्ष से कम और 7 वर्ष तक के जो अपराध थे उन मामलों में पुलिस अधिकारी उनसे क्या कर सकता है? अगर उसको गिरफ्तारी की बात है तो उसको सूचना पत्र जारी कर सकता है, उपसंजात होने के लिए कह सकता है, जिनको वो वारंट के बिना गिरफ्तार करने के कर सकता है। उसमें वो अगर गिरफ्तार नहीं करता, कहता है कि फलानी फलानी तारीख को फलानी फलानी जगह, जहां भी वो बुलाते हैं उनको, थाने में ही बुलाएंगे, तो जहां बुलाते हैं वहां वो उसके लिए सूचना जारी कर सकता है कि आप फलानी तारीख को जो भी उनका थाना है उसके समक्ष उपस्थित होंगे और कारण बताएंगे। तो उसके लिए वो क्या कर सकता है? सूचना जारी कर सकता है। कौन से अपराध हैं? जो 7 वर्ष तक की अवधि के दंडनीय, क्योंकि पहला क्लॉज में कौन से अपराध थे? 7 वर्ष तक के। दूसरा लिखता है इसका, जहां ऐसी सूचना पत्र किसी व्यक्ति को जारी किया जाता है तो उस व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह सूचना पत्र के निबंधनों का अनुपालन करे। ये व्यक्ति का कर्तव्य क्या करे? वो उसका पालन करे। जो शर्तें उसमें बताई गई हैं, जो नियम बताए गए हैं, जो उसमें समय अवधि दी गई है, उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? ड्यूटी क्या है? कि वो उसका पालन करे। तीसरा देखिए इसमें क्या कहता है, सिंपल है ये तो, ये उसके बारे में कह दिया कि अगर पुलिस अधिकारी गिरफ्तार नहीं करता है उस व्यक्ति को, वहां तो कर सकता है ना, 7 वर्ष से कम अपराधों में पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन पुलिस अधिकारी गिरफ्तार नहीं कर रहा है तो पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? उसकी जगह उसे सूचना दे सकता है कि फलाने दिन आप, अगर उसे लगता है कि गिरफ्तारी नहीं करना है तो क्या कर सकता है कि वो सूचना दे देगा कि आप फलानी तारीख को उपस्थित हो, कारण लेखबद्ध करें, बताएं कारण कि क्यों आपकी गिरफ्तारी ना की जाए। तो इस तरीके का वो एक सूचना पत्र उस व्यक्ति को जारी कर सकता है। अब उस व्यक्ति का काल पर
कर्तव्य क्या है, उस व्यक्ति का कर्तव्य है कि उस जो भी आदेश उसे दिया गया उसका वो पालन करे। तीसरा कहता है चाहे ऐसा व्यक्ति सूचना पत्र का अनुपालन करता है या सूचना पत्र का अनुपालन करना जारी रखता है, सूचना पत्र में विनिर्दिष्ट अपराध के संबंध में उसको तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि अभिलिखित लिखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब ये कह रहा है कि अगर व्यक्ति कोई पालन कर रहा है, वो पालन कर रहा है, क्या कर रहा है, जो उसने पालन के लिए जो आदेश दिए है वो तो तारीखों पे, मतलब जो सूचना दी है उसको जब जब बुलाता है वो तब तब जाता है ना, अपना पूरा जो कर्तव्य है और वो अपने कर्तव्यों की ड्यूटी है उसकी क्या कर रहा है, उसको निभा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को फिर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर गिरफ्तार पुलिस अधिकारी करना चाहे भी तो उसको कारण लिखबद्ध करेगा। अगर सूचना के बाद वो व्यक्ति बिल्कुल रेगुलरली जाता है, जब भी बुलाया जाता है बुलाता है, मतलब आदेशों का पालन करता है ठीक से, तो ऐसे व्यक्तियों को फिर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर पुलिस अधिकारी फिर भी लगता है पुलिस अधिकारी को नहीं इसको गिरफ्तार करना चाहिए, तो फिर उसको कारण लिखने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? कारण लिखने पड़ेंगे। अगर पुलिस अधिकारी के आदेशों का कोई व्यक्ति पालन कर रहा है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? गिरफ्तार नहीं करेंगे, है ना। और अगर गिरफ्तार करना आवश्यक है तो फिर कारण लिखना पड़ेंगे कि भैया क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, कि भैया वो आदमी सही टाइम पे उपस्थित तो होता है, आपके जो आदेश है उनका पालन भी करता है, तो फिर क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई कारण होगा, पुलिस अधिकारी की कोई ना कोई वजह होगी, तो वो वजह को क्या करेगा? लेखबद्ध करेगा। अब देखिए इसमें चौथा क्या कहता है। चौथा कहता है जहां ऐसा व्यक्ति किसी समय सूचना पत्र के निबंधनों के अनुपालन में असफल रहता है या ऐसे अनुपालन की अनिच्छा व्यक्त करता है, जो ऐसे आदेशों के अध्ययन रहते हुए जो सक्षम न्यायालय द्वारा इस निमित्त पारित किया गया हो, पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वे सूचना में उल्लिखित अपराध हेतु उसे गिरफ्तार कर सके। ये तो सीधी सीधी बात है कि जब आप नियमों का पालन नहीं करते, है ना, नियम कह लीजिए, आदेश कह लीजिए, आदेश का पालन नहीं करते, आदेश का पालन नहीं करते, तो स्वाभाविक सी बात है पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। जब आपको आदेश, आपको पहले तो गिरफ्तार नहीं किया, उसके बाद आपको सूचना पत्र भेजा और फिर या तो आप पालन नहीं कर रहे हैं या आपकी कोई इच्छा नहीं है उसको पालन करने की, तो ऐसे व्यक्ति को तो स्वाभाविक सी बात है पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना क्या कर सकता है? गिरफ्तार कर सकता है। उल्लिखित जो भी अपराध है उसको क्या कर सकता है? निमित्त पारित किया गया हो, पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? उससे सूचना उल्लिखित अपराध हेतु गिरफ्तार कर सकता है। अनुपालन की इच्छा व्यक्त करता है, ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जो सक्षम न्यायालय द्वारा इस निमित्त पारित किया गया हो, पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह सूचना उल्लिखित अपराधी हेतु उसे गिरफ्तार कर सके। उल्लिखित न्यायालय मतलब जो भी इस पे आरोप लगे वगैरह होंगे, जिस मामले में उसे गिरफ्तारी हो रही है, न्यायालय के आदेश के अनुसार जो भी उस पे आरोप लगे हैं, उस मामले में वो क्या कर सकता है? ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, जब वो पालन नहीं करेगा, स्वाभाविक सी बात है पुलिस अधिकारी उसको क्या कर सकता है? वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। देखिए इसके बाद 41 बी है, 41 बी भी है, 41 जो है बी, 41 बी क्या कहता है? 41 बी कहता है गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। तो प्रक्रिया है और कर्तव्य दोनों है, प्रक्रिया और कर्तव्य। काय की प्रक्रिया? गिरफ्तारी की प्रक्रिया और उस पुलिस अधिकारी की कर्तव्य यानी ड्यूटी के बारे में बताया गया है कि क्या क्या ड्यूटी है और गिरफ्तारी की क्या प्रक्रिया है। देखिए ये क्या कहता है, इसमें लिख रहा है प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय वो क्या करेगा? पहला कहता है इसमें कि अपने नाम की दृश्यमान तथा स्पष्ट पहचान धारण करेगा, जो कि पहचान को सहज कर सके। सबसे पहले तो पुलिस अधिकारी पर ड्यूटी है कि वो अपने नाम की, किसके नाम की? अपने नाम की, वो जो नेम प्लेट वगैरह होती है ना उनके वर्दी पे लगी रहती है, दृश्यमान और स्पष्ट ना, दृश्यमान और स्पष्ट। केवल ऐसा कि नहीं कि केवल दिख रही है और बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा है, स्पष्ट भी होना चाहिए। दृश्यमान स्पष्ट जो भी उसकी पहचान होती है, हर पुलिस अधिकारी की पहचान होती, नंबर भी रहता है नाम के नीचे, आपने देखा वो पुलिस अधिकारी के एक नंबर भी रहता है, तो वो सारी चीजें उनके जो स्टार वगैरह रहते हैं, जो उनकी भित्ति वगैरह रहती है, जो भी है रहती है कुल मिला के, जो जिससे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा पुलिस अधिकारी किस रैंक का पुलिस अधिकारी है, इसका नाम क्या है, किसका जो नंबर होता है वो क्या है,
तो ऐसा जो पुलिस अधिकारी जब गिरफ्तारी करने जाता है तो उसके लिए ये आवश्यक है कि वो अपना दृश्यमान स्पष्ट जो भी नाम है उसका स्पष्ट दिखे, ताकि सामने वाला ये समझ जाए कि पुलिस अधिकारी, वो ये ना समझे कि कोई और व्यक्ति पुलिस वाला बन के उसको गिरफ्तार करने आया है ना। तो इसीलिए ये जोड़ा गया है कि स्पष्ट पहचान होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करेगा, जो कि ये कह रहा है गिरफ्तारी का ज्ञापन, मेमोरेंडम कहते हैं जिससे, तो मेमोरेंडम तैयार करेगा, उस गिरफ्तारी का क्या करेगा, एक ज्ञापन तैयार करेगा। क्या ज्ञापन में क्या क्या होगा, पहला कह रहा है ज्ञापन में होगा, बी का पहला है, कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार का सदस्य या जहां गिरफ्तारी की गई है उस मोहल्ले के किसी सम्मानीय सदस्य। तो एक साक्षी, मेमोरेंडम में क्या करेगा, एक साक्षी, एक गवाह, है ना, एक गवाह के साइन कराए जाएंगे। गवाह कौन हो सकता है, परिवार का सदस्य हो सकता है, या जहां उसे गिरफ्तार किया जाता है उस मोहल्ले का, उसका मोहल्ले का कोई व्यक्ति हो सकता है, या मतलब जहां भी जिस स्थान पर गिरफ्तार किया जाता है, जिस मोहल्ले में, जिस गली में, जहां भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है वहां का कोई सदस्य हो सकता है, उस मोहल्ले में रहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर परिवार में घर पे जाके गिरफ्तारी की जाती है तो उसका एक परिवार का कोई सदस्य हो सकता है। मतलब जब गिरफ्तारी करेंगे तो इनमें परिवार के किसी एक सदस्य से क्या कराएगा, साइन कराएगा कि भैया इनकी गिरफ्तारी की गई। दूसरा देखिए क्या कहता है इसका, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा। मतलब जो व्यक्ति गिरफ्तार कर, जिसकी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो रही है उसके हस्ताक्षर लिए जाएंगे, मतलब उससे भी प्रमाणित किया जाएगा कि भैया आपकी फलाने फलाने टाइम पे फलाने फलाने पुलिस अधिकारी ने फलानी फलानी टीम के साथ इतने बजे आपको गिरफ्तार किया, उस पर ये लोग भी, ये भी साइन करेगा, और इसके परिवार का कोई सदस्य है या इसके मोहल्ले का कोई सदस्य है तो वो भी उस पर क्या करेगा, साइन करेगा। ये इसीलिए जोड़ा गया ताकि कोई अवैध गिरफ्तारी ना हो, है ना, कोई अवैध गिरफ्तारी ना हो, कोई विधि विरुद्ध गिरफ्तारी ना हो, इसलिए ये थोड़ा सा जोड़ा गया है। अब देखिए इसमें सी जो है, बी के बाद सी है, जो बी के पहले और दूसरा था, ये सी है। ये कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जब तक ज्ञापन उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा अनुप्रमाणित नहीं किया जाता सूचित करेगा कि उसे उसके द्वारा नामित नातेदार या मित्र को उसकी गिरफ्तारी की सूचना दिए जाने का अधिकार है। ये अब कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि भैया ना तो परिवार का कोई सदस्य है, ना कोई मोहल्ले का कोई सदस्य, ऐसे स्थान पर कोई गिरफ्तार किया जाता है किसी व्यक्ति को, तो फिर वो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसको क्या क्या देगा, उसको इत्तला देगा, उसको क्या इत्तला देगा, उसको ये बताएगा कि वो अपने परिवार के सदस्य को या उसका कोई दोस्त हो, कोई मोहल्ले का सदस्य हो, उसको वो सूचना दे सकता है अपनी गिरफ्तारी की। जब उसे गिरफ्तार, कई बार ऐसा हो सकता है ना कि जरूरी थोड़ी ना कि घर में ही हो हमेशा गिरफ्तारी, और जरूरी भी नहीं कि किसी मोहल्ले में गिरफ्तारी, कहीं भी गिरफ्तारी हो सकती है। अब ऐसी जगह गिरफ्तारी हुई, ना तो परिवार का कोई सदस्य है ना कोई मोहल्ले का सदस्य है, तो जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया हो उसको वो सूचना देगा, बताएगा कि भैया आप जो भी आपके परिवार के कोई भी सदस्य हो या आपका कोई दोस्त हो, मित्र हो, मोहल्ले के कोई लोग हो जिनको आप सूचना देना चाहें तो उनको आप सूचना दे सकते हैं। किस बारे में सूचना, अपनी गिरफ्तारी के बारे में सूचना दे सकते हैं कि मैं गिरफ्तार हो चुका हूँ, ताकि वो उसकी बचाव के लिए कारण वो करेंगे ना, जब ये सूचना देगा तभी तो वो बचाव के लिए करेंगे, फलाने फलाने थाने में फलानी फलानी तारीख को फलाने फलाने समय फलाने जो भी अधिकारी है उसने मुझे गिरफ्तार कर लिया, तो ये वो अधिकारी इसको सूचना देगा। जैसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके बाद थाने में लाया जाता है, और थाने के बाद लाने के बाद उन्हें सूचना दी जाती है। अब कई लोग कहते हैं कि भैया इसमें भी उसमें लिखा रहता है कि तुरंत गिरफ्तार, पुलिस पे एक शब्द आता है कि जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तुरंत पुलिस अधिकारी उसकी गिरफ्तारी के आधार बताएगा, और ये कि भैया वो किसी को सूचना दे सकता है। तो कोई लोग कहते हैं कि कब बताएगा, बोले गिरफ्तार करेगा जैसे नहीं, जैसे उसको थाने में लेके आता है तब बताता है। ऐसा नहीं कि सड़क पे ही बताने लगे, वहीं खड़ा होकर बताने लगे, ऐसा नहीं होता है। प्रोसीजर भैया उसको पकड़ के लाएगा, थाने में लाएगा, थाने में लाके जो भी उसके राइट है उसके बारे में उसे बताएगा कि भैया जी आपके राइट है, आप चाहे तो इस्तेमाल करें चाहे तो इस्तेमाल ना करें, ठीक है ना। तो कई लोग इस पर भी बहस करते कब बताया, तो जो प्रोसीजर है जो तो सीधी सीधी बात है कि अपन भी कोई काम करते हैं तो रोड पे अगर कोई चीज है तो ऐसा थोड़ी ना कि रोड पे ही बताने लगेंगे, तो वही बात है कि रोड पे थोड़ी ना बताने लगेगा कि आपकी रोड पे गिरफ्तारी हुई, आपकी जंगल में गिरफ्तारी हुई, बोले वो तुरंत कारण बताएगा, बोले वही कारण बताना शुरू कर दे, नहीं ऐसा थोड़ी होता है। उसको क्या करेगा, थाने ले जाएगा, थाने में उसको बिठा लेगा, उसके बाद उसके कारण बताएगा कि भैया अपने वकील को बुला लो, अपने रिश्तेदारों को बुला लो, जिसको बुलाना हो बुला लो, जो भी राइट है उसकी पूरी उसकी जानकारी देगा, ठीक। अब देखिए 41 सी है, 41 का सी,
सी जो है काय से संबंधित है। जे जिलों में नियंत्रण कक्ष, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, मतलब सेक्शन इंपॉर्टेंट है याद रखना। ये अब हर जगह बनने भी लगे हैं, नियंत्रण कक्ष बनने लगे ना, पुलिस नियंत्रण कक्ष जिसको आपने देखा होगा, हर जिले वाई जिले बने होते हैं, नियंत्रण कक्ष लिखा रहता है। इसमें क्या होता है, आजकल आपने देखा होगा हर जगह सीसीटीवी कैमरेज लग गए हैं ना, तो पूरा कंट्रोल रहता है उसमें, सारे जगह का एक कंट्रोल रूम रहता है, पूरे पुलिस वाले देखते रहते हैं, पूरे शहर में कोई गतिविधि होती है, अब तो हर जगह लगभग लगी गए हैं, थोड़ा बहुत जो कमी है तो वो भी लग जाएंगे। तो हर चौराहे पे हर जगह कैमरे लगा दिए गए ना, तो एक कंट्रोल रूम होता है पुलिस का, उसमें से ये लोग क्या करते हैं, नियंत्रण रखते रहते हैं ताकि अपराध को कम किया जा सके और चूंकि अपराधी भाग ना जाए, पकड़ने में आसानी हो, तो इस तरीके के नियंत्रण कक्ष बनाए जाते हैं जहां उनको ऑपरेट किया जाता है। वहाँ कई पुलिस वालों की नौकरी रहती है, वो देखते रहते हैं मॉनिटर कर बैठे बैठे कि किस क्षेत्र का माहौल कैसा है, जैसे ही अगर उन्हें कोई शंका होती है वो पूरा अपना कंट्रोल रूम को खबर करके पुलिस तुरंत पहुंच जाती है। तो उसके बारे में कह रहा है कि नियंत्रण कक्ष की स्थापना के बारे में, ये देखिए ये कहता है राज्य सरकार एक पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी। स्वाभाविक सी बात है कि राज्य करेगा, तो राज्य सरकार क्या करेगी, इनकी स्थापना करती है। राज्य की जिम्मेदारी, पुलिस किसकी जिम्मेदारी आती है, राज्य की ही आती है ना, तो राज्य सरकार ही करेगी पुलिस नियंत्रण कक्षों की स्थापना, जिले बाई जिले करती है। कैसे करेगी, प्रत्येक जिले में, पहला कहता है नियंत्रण कक्ष कैसे बनाए जाएंगे, प्रत्येक जिले में, मतलब पूरा जिला वाई जिला बनाया जाएगा, एक कंट्रोल रूम रहेगा, वहां पूरे के पूरे जो भी उनका जिला है, वो जो भी क्षेत्र है पूरे के पूरे उसमें जुड़े रहते हैं। प्रत्येक जिले में या राज्य स्तर पर, ये सुविधा के लिए लिखा है, या राज्य स्तर पर भी बना सकती है, जैसी सुविधा हो, जैसा सरकार का खजाना हो, है ना, पैसा जैसा हो, कम पैसा एक ही बना देगा पूरे राज्य स्तर पे एक ही बना दिया, या फिर पैसा ज्यादा है जिले में भी बना दी तो हर जिले में भी बना सकती है ना। तो ये तो सरकार के बैलेंस के ऊपर है कि कितना बैलेंस सरकार के पास है ना। तो राज्य स्तर पे भी बना सकती है, जिले स्तर पे भी बना सकती है, जैसी सरकार को सुविधा होगी वैसा वो बना सकती है। अब दूसरा इसका क्लॉज कहता है राज्य सरकार प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्ष के बाहर रखे गए सूचना पटल पर गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम, पते तथा गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी के नाम तथा पदनाम प्रदर्शित करेगी। ये आप याद रखो, एक लिस्ट, बस ऐसे ही याद रखो, काय की लिस्ट, अपराधियों की एक लिस्ट टंगी रहेगी, नियंत्रण जो कक्ष होंगे उनके बाद अपराधियों की एक लिस्ट टंगी होगी कि कौन कौन से अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और किन किन पुलिस वालों ने उनको गिरफ्तार किया गया है। तो उसकी एक लिस्ट बना करके टांगी जाएगी। कहाँ पे टांगी जाएगी, नियंत्रण कक्षों के बाहर, ताकि आम जनता को भी पता पड़े ना कि भैया कौन गिरफ्तार हुए, कितने लोग गिरफ्तार हुए। ये स्पष्टता लाने के लिए कि किसी व्यक्ति की अवैध गिरफ्तारी ना हो, इसीलिए ये सारे प्रोविजन की गई, लिस्ट टांगेंगे, है ना, ये सब इसीलिए करा गया है कि अवैध गिरफ्तारी ना करे, पुलिस वाले किसी को गलत तरीके से गिरफ्तार ना कर रहे हैं, कि पता ही नहीं है गिरफ्तार है, ना उसका रजिस्टर में नाम है, ना लिस्ट में नाम है, ना पता ही नहीं है कौन है, तो वो एक अपराध हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं, ये सारे नियम इसीलिए बना दिए, अगर पुलिस अधिकारी इनका उल्लंघन करेगा तो वो दोषी होगा, है ना। तो इसीलिए लिस्ट बना के टांगे जाएंगे किस पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया, कौन सा व्यक्ति है, कहाँ का व्यक्ति है, कैसा अपराध किया है, तो एक सारी लिस्ट बना करके टांगी जाएगी नियंत्रण कक्षों के बाहर। तीसरा कहता है राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालय पर नियंत्रण कक्ष समय समय पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, अपराध की प्रकृति जिसके लिए उन्हें आरोपित किया गया है के विवरण एकत्रित करेगा तथा जनसाधारण की सूचना के लिए आंकड़े रखेगा। राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालय क्या कह रहा है, जो राज्य स्तर पर जिनका राज्य का मुख्यालय है, पुलिस मुख्यालय कह दीजिए, राज्य का पुलिस मुख्यालय, तो जो भी नियंत्रण कक्ष वगैरह सारी डिटेल इनको भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे, जो राज्य का पुलिस मुख्यालय होता है, कह लीजिए हेड क्वार्टर जो इनका होता है पुलिस वालों का, राज्य का एक ही होता है, तो जो पुलिस मुख्यालय में क्या करेंगे, उसकी सूचना भेजेंगे कि कौन कौन से व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है ना, ये सारी, और किस पुलिस अधिकारी ने, मतलब जो भी अपराध से संबंधित डिटेलें हैं, पुलिस अपराधी से संबंधित डिटेलें हैं, वो सारी की सारी जो हेड क्वार्टर होता है इनका, पुलिस मुख्यालय होता है जो राज्य में, उसको भेजी जाएंगी। साथ ही साथ ये कह रहा है कि जनता के लिए, मतलब जनता को भी पता चले कि भैया कौन व्यक्ति गिरफ्तार हुए, कौन से व्यक्ति में कौन सा अपराध किया है, कितनी गिरफ्तारी हुई, तो जनता को भी स्पष्ट हो सके, पता रह सके, ऐसी तो जनता के लिए ये है, तो लिस्टें हैं इसमें भी लगाई जाएंगी। ये लोग भी आंकड़े प्रकाशित करते ही रहते हैं, हर हर महीने हर साल जो है आंकड़े गिरफ्तारी के, आपने देखे ना कि कितने गिरफ्तार, तो ये अपनी साइडों पे डालते हैं कि भैया इतने व्यक्ति गिरफ्तार हुए, कौन कौन से, सारे लोगों के नाम तय करके सब डाले जाते हैं, ताकि जनता को भी क्या कर सके, लग सके, उन आंकड़ों का पता चल सके। ये इसलिए कर रखा है कि बार बार लोग सूचना ना मांगे,
पहले आपने सूचना के अधिकार में पढ़ा ही है कि, तो वो इसी तरीके से ये लोग क्या करेंगे, जिस पहले से इस तरीके की व्यवस्था कर दिया, साइड पर डाल दिया कि आप सूचना का अधिकार के तहत आपको आवेदन लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, जाके आप साइड से निकाल लो डाटा। ये लोगों को गिरफ्तार किया था हमने, फलाने पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया था, फलाने अपराध में गिरफ्तार किया था। तो लोगों को बार बार परेशान ना होना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को जरूरत है कोई आंकड़े की, तो पहले से ही आंकड़े डाल दिए जाते हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, जिसको भी जरूरत है ना। ऐसा नहीं कि सबको, किसी को जरूरत होती है, तो ऐसे लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए आंकड़े वगैरह डाले जाते हैं। अब देखिए इसके बाद जो सेक्शन है 42, ये थोड़ा बड़ा सेक्शन था लेकिन है इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सेक्शन 42, सेक्शन 42, सेक्शन 42 क्या कहता है? सेक्शन 42 कहता है नाम और निवास बताने से इनकार पर गिरफ्तारी। कब गिरफ्तारी है ये याद रखिए, नाम और निवास मतलब पता, निवास मतलब पता, निवास का मतलब क्या है? पता। कोई व्यक्ति जब पुलिस अधिकारी उससे पूछता है कि भैया नाम बताइए और या फिर अपना एड्रेस बताओ, और वो नहीं बताता है, तो पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो एक तो ये आता है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि असंज्ञेय मामले में पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकता है? किस धारा में? असंज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकता है? इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो ये कौन सा सेक्शन है? 42। इसके अधीन पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? गिरफ्तार कर सकता है। देखिए इसमें पहला क्लॉज, ये कैसे अपराध? असंज्ञेय। ये नाम पता ना बताना कोई संज्ञेय अपराध थोड़ी ना है, असंज्ञेय अपराध है। तो ऐसे में पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार कर सकता है। कब कर सकता है? जब वो नाम नहीं बताता, अपना घर का एड्रेस नहीं बताता, पता नहीं बताता है। तो या ऐसी भी याद रख लें कि असंज्ञेय अपराधों में पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 42 है ना। इस तरीके से भी याद रखें इसको, दोनों तरीके से याद रखें। नाम पता बताने से इनकार पर गिरफ्तारी या असंज्ञेय मामले में गिरफ्तारी, दोनों तरीके से आपको इस सेक्शन को याद रखना है। सेक्शन पूछा जाता है आपका एग्जाम में। देखिए क्या कहता है, कब गिरफ्तार कर सकता है? देखिए ये कहता है पहला, जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किए। कब किया है? उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? पहले इसको पूरा ही पढ़ लेते हैं। पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया है या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, उस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है या ऐसा नाम या निवास बताता है जिसके बारे में उस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, यानी गलत है, झूठा है, तब वह ऐसे अधिकारी द्वारा इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसका नाम और निवास अभिनिश्चित किया जा सके। तो ये क्या कह रहा है? जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में क्या करता है? कोई असंज्ञेय अपराध कार्य। कैसा अपराध कर रहा है? असंज्ञेय अपराध करता है। कोई पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई व्यक्ति क्या करता है? कोई असंज्ञेय अपराध करता है या फिर उस पर ऐसे अपराध करने का अभियोग लगाया जाता है कि उसने ऐसा अपराध किया, अभियोग लगाया, या उस पर ऐसा कोई अभियोग लगाया, मतलब आरोप लगाया कि उसने ऐसा कोई अपराध किया है। तो पुलिस अधिकारी, अब क्वेश्चन ये आता है कि किस उद्देश्य से गिरफ्तार करता है? उसका नाम और पता सुनिश्चित करने। क्यों गिरफ्तार करता है? नाम और पता सुनिश्चित करने के लिए। नाम और पता क्या करने के लिए? सुनिश्चित करने के लिए कि उसका नाम, या अभिनिश्चित कह लीजिए, अभिनिश्चित करने के लिए, नाम और पता अभिनिश्चित करने के लिए। अभिनिश्चित मतलब बिल्कुल क्लियर करने के लिए कि भैया कहाँ का व्यक्ति है, सही नाम बता रहा है कि नहीं बता रहा है, जो पता बता रहा है वो सही है या नहीं है। इसलिए पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? उस व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। कब गिरफ्तार करेगा? जब उसे लगता है कि भैया ये ठीक नाम नहीं बता रहा है। गिरफ्तार भी तो तभी करेगा अगर उसे लग रहा है कि भैया ठीक नाम बता रहा है, सही पता बता रहा है, तो थोड़ी ना गिरफ्तार करेगा। जब उसे संदेह है कि भैया जी नाम जो बता रहा है गलत बता रहा है, अब ऐसा संदेह का, या पता जो बता रहा है गलत बता रहा है, ऐसा संदेह क्या कैसे होता है? ऐसा संदेह सीधी सीधी बात है, कोई व्यक्ति ने उसकी उपस्थिति में कोई असंज्ञेय अपराध किया, पुलिस अधिकारी ने बोला बताओ क्या नाम है तुम्हारा? फलाना नाम बताया। कहाँ रहते हो? पता भी बता दिया। अब पुलिस अधिकारी ने बोला अच्छा कोई आईडी प्रूफ वगैरह रखा है तुम्हारे पास? दिखाओ। नहीं दिखा रहा। पुलिस अधिकारी ने बोला कुछ भी हो, कुछ भी तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, बहुत सी चीजें हैं, आधार कार्ड है, ये है वो है, आपसे मांगे आप नहीं बता रहे। बोले नहीं है, घर पे छोड़े या बहाना बना रहे। एटीएम होगा, उन्होंने कहा वही दिखा दो। तो वो सारी चीजें कुछ नहीं दिखा रहा है कुल मिला के।
तो इससे स्वाभाविक सी बात है पुलिस अधिकारी को संदेह हो जाएगा कि ये बात व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति नाम और पता जो है झूठ बता रहा है, गलत बता रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, जब उसे संदेह है कि ये नाम पता ठीक नहीं बताता है तो वो फिर वारंट के बिना उसे गिरफ्तार कर सकता है, और केवल ये पता लगाने के लिए गिरफ्तार करता है कि भैया जो नाम है जो बताया है वो ठीक है या नहीं, या जो पता है वो ठीक है या नहीं। केवल इसको उद्देश्य से वो क्या कर सकता है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। दूसरा कहता है क्लॉज, जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित कर लिया जाता है तब प्रतियों सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा कि यदि उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने के लिए अपेक्षा की गई है तो वह उसके समक्ष हाजिर होगा। परंतु यदि ऐसा व्यक्ति भारत में निवास नहीं करता है तो वो बंद पत्र भारत में निवासी प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा प्रतिभूत किया जाएगा। ये दूसरा क्लॉज कह रहा है कि भैया नाम और पता के लिए तो करा ही था पुलिस अधिकारी ने उसको गिरफ्तार, जब नाम और पता पर नाम वो पता निश्चित हो गया, मतलब कंफर्म हो गया कि भैया ये व्यक्ति फलाना था जो बता रहा है, निश्चित हो चुका है, मतलब पता पड़ चुका पुलिस अधिकारी को कि ये जो नाम बता रहा था वो ठीक है, जो पता बता रहा था वो भी ठीक है। तो क्या करेगा पुलिस अधिकारी, ये कह रहा है पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, उसे बंद पत्र भरवा के क्या कर सकता है, उसको छोड़ सकता है, प्रतिभुओं सहित या रहित, जैसी वो स्थिति हो, प्रतिभुओं सहित बंद पत्र भरवा लेगा पुलिस अधिकारी, एक बॉन्ड भरवा लेगा कि भैया जब भी आपको बुलाएंगे न्यायालय के समक्ष आप उपस्थित होंगे। दोनों तरीके का बॉन्ड भरवा सकता है, प्रतिभुओं सहित या प्रतिभुओं के बिना। प्रतिभुओं सहित मतलब गारंटी भी ले सकता है किसी अन्य व्यक्ति की कि भैया गारंटर लाओ, या कह सकता है कि केवल बॉन्ड भर दो, गारंटर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दोनों तरीके के बॉन्ड भरवा सकता है। या तो कह सकता है कि किसी अन्य व्यक्ति को लाओ जो तुम्हें जानता हो, उसकी गारंटी दिलाओ कि तुम उपस्थित होगे जब तुम न्यायालय में बुलाया जाएगा, या तो गारंटी के साथ भरवा सकता है, या फिर बगैर प्रतिभुओं के सहित भरवा सकता है कि केवल आप एक काम करो 2000 का 5000 का जो भी छोटा अपराध है ना तो 2-3000 का भर दो जब न्यायालय में या फिर कह सकता है कि एक काम करो 2000 का तो भर ही रहे हो, साथ में एक गारंटर और लेके आओ, वो जो जमानत देने वाला है व्यक्ति, मतलब जो बॉन्ड भर रहे हो आपकी जमानत नहीं कहेंगे उसे गारंटर है, गारंटर कहेंगे, तो जो गारंटर है वो आपकी गारंटी लेके भैया जी उपस्थित होगा, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा उपस्थित। ठीक है, ये तो इस मामले में हो गया। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जो भारत के बाहर का, ये कह रहा है भारत के बाहर का, ऐसा कोई व्यक्ति है जो भारत के बाहर का है, तो इसके लिए गारंटर आवश्यक है, इसके लिए गारंटर आवश्यक है। वो भी कौन गारंटर, जो भारत का हो, इसका कोई रिलेटिव हो, कोई दोस्त हो जो भारत में निवास करता है, उसको गारंटी देनी पड़ेगी इसकी, तब वो उसको छोड़ेगा, है ना। इन व्यक्तियों को तो नाम पता सुनिश्चित कर लिया तो बॉन्ड भरवा के छोड़ देगा, चाहे वो प्रतियों सहित भी हो सकता है और रहित भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर का है तो ऐसे व्यक्ति से क्या करेगा, वो ऐसे व्यक्ति से बॉन्ड भरवाएगा, लेकिन उसके लिए गारंटी देनी पड़ेगी किसी भारत के व्यक्ति को, जो इस व्यक्ति का भी रिश्तेदार हो सकता है, नातेदार हो सकता है, या कोई दोस्त मित्र हो सकता है, कुल मिला के भारत का होना चाहिए। तो उस व्यक्ति के द्वारा क्या दिया जाएगा, गारंटी दी जाएगी, तभी इसको छोड़ा जाएगा। अगर कोई भारत का व्यक्ति इसकी गारंटी नहीं देता है तो उसको नहीं छोड़ेगा। ये कौन से मामले में, जो भारत के बाहर का व्यक्ति है, ऐसा कोई व्यक्ति भारत में निवास नहीं करता, भारत के बाहर का कोई व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति। देखिए तीसरा, देखिए इसका तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है यदि गिरफ्तारी के समय 24 घंटे के अंदर ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है, या वह बंद पत्र निष्पादित करने में या अपेक्षित किए जाने पर पर्याप्त प्रतिभूति देने में सफल रहता है, तो वह अधिकारिता रखने वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के पास तत्काल भेज दिया जाएगा। सीधी सी बात है कि अब जी भी कि पुलिस अधिकारी कितने घंटे के भीतर उसका नाम पता सुनिश्चित करेगा, 24 घंटे के भीतर। तो ये कह रहा है कि भैया 24 घंटे के भीतर अगर उसका नाम पता नहीं पता पड़ पाया है और वो बॉन्ड भी भरने को तैयार नहीं है, या बॉन्ड भर रहा है तो जो जितनी रकम उससे मांगी गई है उतनी रकम नहीं दे रहा है ना, उस तरीके का है, तो बॉन्ड भी नहीं भरता या उतनी रकम नहीं देता जितनी उससे अपेक्षा की जा रही है, उचित रकम नहीं देता है ना, जितने का उससे बॉन्ड भरवाया जा रहा है, ये सारी चीजें वो करता है, तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, सीधी सी बात है मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा, निकटतम जो भी मजिस्ट्रेट होगा उसके पास उसको ले जाएगा। अब मजिस्ट्रेट साहब आदेश देंगे कि भैया इनको गिरफ्तार करना है कि नहीं करना है, फिर तो मजिस्ट्रेट ही देंगे ना, तो फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएगा, जैसा मजिस्ट्रेट आदेश करेंगे वैसा कर देगा। मजिस्ट्रेट साहब कहेंगे छोड़ दो तो छोड़ देगा, वो कहेंगे गिरफ्तार करके जेल भेज दो तो जेल भेज देंगे, जैसा मजिस्ट्रेट साहब कहेंगे वैसा कर सकता है। तो अगर 24 घंटे के भीतर उसका नाम वगैरह पता नहीं पड़ पाता है तो क्या करेगा, वो उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएगा, या
24 घंटे में नाम पता नहीं पड़ पाया, बॉन्ड भी नहीं भरता है, या जितनी रकम मांगी जा रही है उतनी रकम का बॉन्ड देने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को फिर क्या किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष वो क्या करेगा, पुलिस अधिकारी पेश करेगा। ठीक है, अब देखिए आगे। अब ये सब लोगों के द्वारा गिरफ्तारी है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा 40 सेक्शन 43 सेक्शन 43 ये काय के बारे में, प्राइवेट व्यक्तियों के, प्राइवेट मतलब एक लोकल आदमी, अपन लोग सभी कोई भी गिरफ्तारी कर सकता है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा, ये याद रखना। ये प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तारी के लिए पढ़ रहे हैं तो ठीक है ना। तो किसके द्वारा गिरफ्तारी है 43 में, प्राइवेट व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति गिरफ्तारी कर सकता है, लेकिन कब कर सकता है, इसमें भी 3 क्लॉज दिए रखी है। पहला क्लॉज कहता है कि आप लोग से मान लो आप ही को गिरफ्तारी करना है, तो आप कब कर पाओगे, आपके राइट है, हर व्यक्ति के राइट है गिरफ्तारी करने के, तो आप कब गिरफ्तार कर सकते हो किसी व्यक्ति को। पहला कहता है कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अजमानती और संज्ञेय, ये याद रखना है, क्या सा अपराध करता है, अजमानतीय, हम अजमानती और कैसे अपराध करता है, संज्ञेय, और वो भी कब, उपस्थिति में। ऐसा नहीं कि करा है और आप कर रहे हैं, आपकी उपस्थिति में कोई कर रहा है कि गंभीर किस्म का कोई अपराध है, कोई संज्ञेय किस्म का अपराध है, कोई अपराधी आपके सामने ही अपराध कर रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, गिरफ्तार कर सकते हो। कब कर सकते हो, जब अजमानती और संज्ञेय अपराध आपकी उपस्थिति में वो करता है। कैसा व्यक्ति है जो अजमानती और संज्ञेय अपराध कर रहा है, आपके सामने ही कोई अपराध हो, सीधी सी बात है कि आपके सामने ही कोई अपराध हो और ऐसा अपराध अजमानती हो या संज्ञेय, संज्ञेय मतलब गंभीर किस्म का कोई अपराध है, कोई किसी की हत्या कर रहा है आपके सामने, तो आप क्या करोगे, ये राइट है ना आपका, तो आप क्या कर सकते हो, और आपके सामने ही हो रहा है तो आप उसको रोक सकते हो, आप उसको गिरफ्तार कर सकते हो, आप उसको पकड़ सकते हो। कब, जब वो आपकी उपस्थिति में करता है। ऐसा नहीं कि भैया संज्ञेय अपराध करा था, आपको सूचना मिली, आप पहुंच गए उसको गिरफ्तार, ऐसा नहीं, आपकी उपस्थिति में कोई व्यक्ति गिरफ्तार अगर ऐसा कोई अपराध करता है संज्ञेय और अजमानती अपराध, तो आप उसको गिरफ्तार कर सकते हो, उसको पकड़ सकते हो। दूसरा कहता है इसमें किसी उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है। उद्घोषित को तो आप जानते ही हो, अगर कोई व्यक्ति उद्घोषणा निकली है ना, अगर कोई व्यक्ति उद्घोषित है तो उसको भी गिरफ्तार कर सकते हो, या तो स्वयं गिरफ्तार कर सकते हो या फिर गिरफ्तार करवा सकते हो। अगर कोई व्यक्ति उद्घोषित है, उद्घोषणा निकली, इनाम वाला है, तो भी उसको आप गिरफ्तार कर सकते हो या फिर गिरफ्तार करवा सकते हो। आप या तो आप खुद ही पकड़ लो, आपको लगता नहीं पकड़ पा रहे तो पुलिस अधिकारियों को सूचना दे दो, वो गिरफ्तार कर लेंगे, गिरफ्तार करवा भी सकते हो। और लिखा है, और ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या हवाले करवा देगा, या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा या भिजवाएगा। अब चूंकि आप लोगों ने, प्राइवेट व्यक्तियों ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, तो इनकी ड्यूटी क्या है, ये क्या करेंगे, उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले करेंगे। किसके हवाले करेंगे, पुलिस के, अगर कोई पुलिस अधिकारी उपस्थित है तो उसके हवाले कर देंगे, और अगर पुलिस अधिकारी उपस्थित नहीं है तो निकटतम थाने जो भी है, निकटतम थाने पकड़ के ले जाएंगे, कुल मिला के निकटतम थाना ले जाएंगे इसको, या तो पुलिस अधिकारी उपस्थित हो तो उसको ही सौंप देंगे कि लो भाई साहब आप गिरफ्तार करो, ये व्यक्ति था हमने पकड़ लिया अपराध कर रहा, तो सौंप देंगे उसको, है ना, क्या करेंगे, सौंप देंगे। या फिर कोई पुलिस अधिकारी उपस्थित नहीं है तो जो भी निकटतम थाना हो, सर ये लोग ले जाएंगे पकड़ के, जिसने भी पकड़ा है वो उसको पकड़ के थाने में ले जाएगा और पुलिस के हवाले कर देगा। अब क्वेश्चन एक चीज और आता है, कई लोग इसमें कहते हैं कि भैया जिस प्राइवेट व्यक्ति ने, जिसने गिरफ्तारी की है किसी व्यक्ति की, जिसको पकड़ा है, क्या वो उस अपराधी की तलाशी ले सकता है। बात आती है, क्योंकि गिरफ्तारी होती है उसके बाद तलाशी होती, सर्चिंग होती है, भाई कोई हथियार तो नहीं छुपाए, क्या प्राइवेट व्यक्ति उसकी तलाशी ले सकता है, तलाशी नहीं ले सकता, प्राइवेट व्यक्ति किसी की तलाशी नहीं लेता है, तलाशी तो पुलिस वाला ही लेगा, है ना। तो प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है, अगर हथियार वगैरह होगा तो छुड़ा भी सकता है, लेकिन उसकी तलाशी नहीं ले सकता, ठीक है ना। हथियार वगैरह उसके हाथ वगैरह में है, कुछ भी जो भी है वो छुड़ा लेगा, वो ठीक है, लेकिन तलाशी नहीं ले सकता, प्राइवेट व्यक्ति तलाशी नहीं ले सकता, ठीक है ना, याद रखना। तलाशी तो पुलिस वाले ही लेगा, जब आपने पुलिस के हवाले कर दिया, वो सबसे पहले क्या करेगा, वो सबसे पहले उसकी तलाशी ही लेगा कि भैया कहीं हथियार तो नहीं छुपाए, तो तलाशी वगैरह लेगा, फिर वो जो प्रोसेस है वो करेगा। तो तलाशी प्राइवेट व्यक्ति नहीं लेता, प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है उसकी उपस्थिति में अजमानती संज्ञेय अपराध करता है, लेकिन वो तलाशी नहीं ले सकता। हाँ, कोई हथियार उसके हाथ में है, चाकू वगैरह जो भी हथियार है वो छीन सकता है, वो उसको तलाशी नहीं बोलते कि छीन लिया उसके हाथ, तलाशी बोलते हैं कि कपड़ों में हाथों में डाल के जेब वगैरह टटोलना, ये नहीं कर सकता कोई प्राइवेट व्यक्ति, ठीक है। दूसरा देखिए इसका,
दूसरा कहता है यदि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति धारा 41 के उपबंधों के अंतर्गत आता है तो पुलिस अधिकारी उसे फिर से गिरफ्तार। अब चूंकि पुलिस अधिकारी को सौंपा है तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, धारा 41 की प्रक्रिया का पालन करेगा। धारा 41 की प्रक्रिया मतलब क्या करेगा, धारा अगर उसको लगता है कि ये व्यक्ति धारा 41 में वर्णित कोई अपराध जो अपने पढ़े थे 7 वर्ष तक या 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष से अधिक दोनों थे ना, या फिर वो पूरी लिस्ट दे रखी थी उद्घोषित अपराधी ये सारी चीजें, तो अगर उसको लगता है कि धारा 41 के दिन कोई व्यक्ति आता है तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, उसे फिर से गिरफ्तार करेगा। फिर से का मतलब क्या है, फिर से का मतलब जो अपनी प्रोसेस है वो करेगा, फिर से मैं गिरफ्तार करना सौंप दिया, फिर जो गिरफ्तारी की प्रोसेस होती है वो करेगा। तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, वो पुलिस अधिकारी उसे फिर से गिरफ्तार करेगा। फिर से गिरफ्तार कर मतलब अब गिरफ्तारी मानी जाएगी कि पुलिस अधिकारी के द्वारा की गई है। फिर से का मतलब यही है, फिर से का मतलब ये नहीं कि छोड़ देगा फिर पकड़ेगा, ऐसा नहीं। पुलिस को सौंप दिया तो मतलब अब जो गिरफ्तारी जो हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है, पुलिस के द्वारा हो रही है, ये माना जाएगा। आपने सौंप दिया, फिर जो भी आगे प्रोसेस होगी वो ये माना जाएगा कि जो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार हुआ है, तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, उसको फिर से गिरफ्तार करेगा, फिर जो भी प्रोसेस होती है उनकी वो प्रोसेस को पूरा करेगा। तीसरा देखिए इसका क्या कहता है, यदि यह विश्वास करने का कारण है कि उसने असंज्ञेय अपराध का किया सॉरी यदि यह विश्वास करने का कारण है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है और वह पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है या ऐसा नाम और निवास बताता है जिसके बारे में ऐसे अधिकारी को विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तो उसके विषय में धारा 42 के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी। किंतु यदि वह विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है तो उस पुलिस अधिकारी उसे तुरंत छोड़ दे। अब ये कह रहा है धारा 42 की अगर बात आती, मतलब ऐसा लगता है आपने तो ये समझा कि भैया संज्ञेय अपराध कर रहा था, जमानती अपराध कर लिए थे, लेकिन पुलिस अधिकारी को जब आपने सौंपा तो उसे लगा कि भैया ये तो असंज्ञेय अपराध है। कैसा अपराध है, असंज्ञेय अपराध है। तो पुलिस अधिकारी फिर धारा 42 के अनुसार उसकी गिरफ्तारी करेगा। मतलब क्या करेगा, उससे नाम वगैरह पूछेगा। धारा 42 में क्या था, नाम पता पूछेगा। भैया नाम पता ठीक बता देता तो ठीक है, अगर नहीं, वही जो धारा 42 की प्रोसेस है फिर कुल मिला के वही ये करेगा। मतलब उससे नाम वगैरह पता पूछेगा, उससे बॉन्ड भरवा लेगा, उसको छोड़ देगा। और अगर वो नाम पता वगैरह नहीं बताता है तो क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएगा, जो धारा 42 में प्रोसेस है वही करेगा। और अगर मान लीजिए पुलिस अधिकारी को लगता है कि इसने कोई अपराध ही नहीं किया तो क्या करेगा, छोड़ देगा। फिर उसे लगता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया तो क्या करेगा, उसको छोड़ देगा। तो क्वेश्चन इसमें ये आता है कि अगर 41 के अधीन अगर जो कोई आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करवाया है और ये अपराध धारा 41 के अधीन अगर कोई अपराध बनता है तो पुलिस अधिकारी से क्या करेगा, तो बस आप तो याद रखना फिर से गिरफ्तार करेगा। क्या करेगा, फिर से गिरफ्तार करेगा, ये याद रखना है आपको। तो वो इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि अगर आप किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की जाती है और धारा 41 में वर्णित कोई अपराध बनता है तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, जब उसे सौंपा जाता है वो व्यक्ति तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, उसे फिर से गिरफ्तार करेगा, है ना। बस इतना याद रखना है। और अगर वो धारा 42 के अधीन वाले अपराध बनते हैं या असंज्ञेय अपराध, या क्वेश्चन आता है कि उसने आपने किसी व्यक्ति को सौंपा और पाया जाता है कि पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति ने क्या किया, असंज्ञेय अपराध किया, तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, तो पुलिस अधिकारी धारा 42 के उपबंधों का पालन करेगा, जो धारा 42 में बताए गए उनका क्या करेगा, पालन करेगा। नाम वगैरह पता वगैरह पूछेगा, है ना। नहीं बताता तो क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएगा, और अगर कोई अपराध नहीं किया तो छोड़ देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं। अब देखिए 44 सेक्शन जो है 44 और देखिए, सेक्शन 44। अभी आप प्राइवेट व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई, पुलिस वालों ने कर ली, प्राइवेट व्यक्तियों ने कर लिया, मजिस्ट्रेट साहब कैसे पीछे रहेंगे, वो भी करेंगे ना। तो मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारी, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, और मजिस्ट्रेट साहब कर सकते हैं कौन से में, 44 में। देखिए इसमें भी दो क्लॉज है, दोनों मजिस्ट्रेटों को सकती है, चाहे वो कार्यपालक हो या न्यायिक हो। ऐसा नहीं कि केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट कर सकते, जो भी मजिस्ट्रेट जो भी दोनों तरीके के हैं। इसमें लिखा है जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध किया जाता है तो वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है, और तब जमानत के बारे में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए अपराधी को अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। तो ये कह रहा है चाहे कौन कौन से मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, चाहे कार्यपालक हो, दोनों ही है, चाहे न्यायिक हो, है ना। न्यायिक
कार्यपालक या न्यायिक? न्यायिक मजिस्ट्रेट दोनों है इसमें। मतलब ये समझ लो आप तो सीधा सीधा कि कलेक्टर साहब भी गिरफ्तार कर सकते हो, आपके सेशन न्यायाधीश भी गिरफ्तार कर सकते हैं, है ना, दोनों ही गिरफ्तार कर सकते हैं। कब गिरफ्तार करते हैं? जब उनकी क्षेत्र अधिकारता में, उनकी उपस्थिति में, उनकी क्षेत्र अधिकारता जो भी है उनका जुरिस्डिक्शन है क्षेत्राधिकार, उनकी उपस्थिति में कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, उपस्थिति में क्या करता है, उनकी उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध करता है, कोई व्यक्ति के कोई अपराध करता है, इसमें संज्ञेय वगैरह नहीं लिखा के अंदर कोई अपराध किया जाता है तो पुलिस मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, या तो स्वयं गिरफ्तार कर सकता है, स्वयं भी कर सकती है, या किसी व्यक्ति को आदेश भी दे सकते हैं कि इसको गिरफ्तार करो। व्यक्तियों को भी दे सकते हैं ये आदेश कि भैया इसको पकड़ो, तो व्यक्तियों को भी आदेश देंगे, स्वाभाविक सी बात है व्यक्तियों की जिम्मेदारी होगी कि वो गिरफ्तार इनके आदेश का पालन करें। अगर वो अकेले हैं और कोई व्यक्ति उन्हें दिखता है तो उनको भी आदेशित कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। तो वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो चाहे न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, अगर उनकी क्षेत्र अधिकारता में, उनकी उपस्थिति में कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है ना, कोई भी अपराध करता है, तो मजिस्ट्रेट साहब जो है उसको क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं या गिरफ्तार करवा सकते हैं, दोनों के दोनों काम कर सकते हैं। साथ ही साथ लिखा है कि जमानत के नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हो, मतलब अगर उनको लग रहा है जमानत देनी तो जमानत पे वहीं छोड़ भी देंगे, पकड़वा लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, साथ में उससे जमानत का बॉन्ड भरवाना चाहे तो वहाँ बॉन्ड भी भरवा लेते, तो मजिस्ट्रेट है ना, तो बॉन्ड जमानत के बॉन्ड भरवाते हुए उन्हें लगता है कि गिरफ्तारी हो गई है, अब भैया इनको छोड़ना है तो जमानत भी हो सकता है, तो चूंकि मजिस्ट्रेट है तो वहीं की वहीं जमानत के नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मतलब अगर जमानत हमको लगता है कि जब गिरफ्तारी हो गई, फिर उसके बाद गिरफ्तारी के बाद पूछताछ हुई, उनको लगा कि जमानत देना ठीक है, तो जमानत पे भी छोड़ सकते हैं, जमानत भी वहीं की वहीं दे सकते हैं ना, ये सब कर सकते हैं। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है, जिसके गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। तो ये बता दिया गया कि कौन मजिस्ट्रेट या कौन पुलिस जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो चाहे न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, कैसे कब गिरफ्तार कर सकते हैं, जो उनकी उपस्थिति में गिरफ्तारी का निर्देश दे सकते हैं, जिसके लिए वो गिरफ्तारी के लिए उस समय उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। मतलब ऐसे वो वारंट जारी करने के लिए सक्षम है तो ऐसे व्यक्ति को निर्देश भी दे सकते हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए। स्वाभाविक सी बात है, जब वो वारंट जारी करने के लिए निर्देश दे सकते हैं तो ऐसे व्यक्ति को स्वाभाविक सी बात है कि मजिस्ट्रेट जो है खुद भी गिरफ्तार कर सकता है। तो ये स्पष्ट करने के लिए लिखा है। तो कोई नहीं, आपको केवल क्या करना है, इसका सेक्शन याद रखना है, बस सेक्शन याद करना है और कुछ नहीं याद करना है, इसमें कुछ है भी नहीं अंदर की, बस ये याद रखना है। अगर कोई ये पूछे कि भाई केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट, नहीं, कोई भी मजिस्ट्रेट हो सकता है, चाहे वो कार्यपालक हो चाहे वो न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, अगर वो वारंट इशू कर सकता है उस मामले में और उसकी क्षेत्र अधिकारिता में कोई अपराध अगर होता है, दोनों ही बातें हैं। ऐसा नहीं कि केवल वारंट जारी करे तभी गिरफ्तार करेगा, वारंट जारी कर सकता है तो उसको गिरफ्तारी के आदेश भी दे सकता है, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसको गिरफ्तारी की क्या कर दे सकता है, आदेश भी जारी कर सकता है। एक और देख लीजिए सेक्शन, आज सेक्शन 45 और देख लीजिए, सेक्शन 45 ये सशस्त्र बलों के है। सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण, ये सेना वालों का है, सेना वालों के लिए है कि संरक्षण है, इनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे रखा है, संरक्षण दे रखा है कि भैया जब किसी सेना के किसी सदस्य को गिरफ्तार करना हो तो उनको संरक्षण, क्या संरक्षण है, पहला देखिए क्या कहता है। पहला कहता है धारा 41 से धारा 44 तक की धाराओं में दोनों सहित, मतलब मजिस्ट्रेट साहब भी नहीं कर पाएंगे, है ना, किसी बात के होते हुए भी संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई या की जाने के लिए तात्पर्य किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक केंद्र सरकार की सहमति नहीं हो जाती। तो इसके लिए कौन की सहमति जरूरत है, केंद्र। कौन से कार्य की कह रहा है, अपराध की कह रहा है कि पदीय क्रम की बात कह रहा है, उनके पदीय कर्तव्यों की बात कह रहा है, अपराध की बात नहीं कह रहा है। कौन से कह रहा है, पदीय कर्तव्य, मतलब इनने ऐसा कोई अपराध किया है जो इनके पद से संबंधित है, पदीय कर्तव्य से संबंधित है, ऐसा कोई अपराध किया है तो इनको बगैर केंद्र सरकार की अनुमति से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, चाहे वो धारा 41 के अधीन 41 से लेकर 44 तक में। मतलब कोई प्राइवेट व्यक्ति भी नहीं कर सकता, मजिस्ट्रेट भी नहीं कर सकता, कब तक, जब तक वो केंद्र सरकार से अनुमति नहीं ले लेता। ऐसे व्यक्तियों को, मतलब जो सेना के सदस्य हैं, जो सशस्त्र बल के सदस्य हैं, केंद्र के अधीन आते हैं, तो उन लोगों को केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जाता। तो कुछ नहीं है इसमें, तो आपको केवल ये याद रखना
है ना, केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जाए। दूसरा देखिए, दूसरा कहता है राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि उसमें यथा निर्दिष्ट बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है, जहां कहीं वे सेवा कर रहे हो, उपधारा 1 के उपबंध लागू होंगे जब तक होंगे तब उस उपधारा के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उसमें आने वाले केंद्रीय सरकार पद के स्थान पर राज्य सरकार रख दिया। ये कह रहा है राज्य के भी सशस्त्र बल होते हैं, उसके बारे में कह रहा है कि अगर राज्य के कोई सशस्त्र बल हैं और राज्य सरकार ने कोई स्पेशल प्रोविजन कर दिया है कि भैया जो भी राज्य के सशस्त्र बल हैं उनके बारे में जैसा ये प्रोविजन है ना, ऐसे ही अगर राज्य सरकार ने कर दिया है तो यहाँ केंद्र की जगह क्या अर्थ लगाया जाएगा, राज्य अर्थ, मतलब जो राज्य के अधीन आएंगे, सीधी सी बात है। ऐसे कोई सशस्त्र बल जो राज्य के अधीन आते हैं तो वो किसकी अनुमति के बगैर गिरफ्तार नहीं कर सकते, स्वाभाविक सी बात है, राज्य सरकार की अनुमति के बगैर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और जो केंद्र के आते हैं वो तो केंद्र की अनुमति के बगैर उनको भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो जो 45 में केवल इतना सा है, इसमें ज्यादा आपको याद नहीं करना। बाकी जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया वगैरह है ये अपन कल देखेंगे, गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होगी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये चैप्टर पूरा इम्पोर्टेंट। हाँ जी, कुछ बोल रहे था तो सर हम ये बोल रहे थे जैसे मजिस्ट्रेट